नमस्कार। एक बार फिर मेरे YouTube क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम राज्यों की राजनीति से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में राज्यों की राजनीति के सामाजिक आधार, राज्यों की राजनीति के आर्थिक आधार की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्यों की राजनीति के राजनीतिक आधार की चर्चा करेंगे। भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार से हैं कि भारत के राज्यों को उस प्रकार की स्पष्ट पहचान और एक तरह की आंतरिक स्वायत्तता हासिल नहीं है जैसा आदर्श संघीय शासन प्रणाली वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होती है। भारतीय संविधान के तहत केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है और केंद्र को 99 विषय दिए गए हैं, राज्य को 67 विषय दिए गए हैं। 47 सब्जेक्ट्स, 47 विषय राज्य सूची में शामिल हैं, समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो इस प्रकार से विषयों का बंटवारा है। जिन 99 विषयों पर केंद्र सरकार को विधि बनाने का अधिकार है, उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो 67 विषय राज्यों को दिए गए हैं उस पर वे विधि निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अगर संसद में राज्यसभा अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है या दो राज्य मिलकर ऐसी आधिकारिक मांग रखें, तो संसद को राज्य सूची के उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार मिल जाता है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं और ये जो 47 विषय हैं इस पर केंद्र और राज्य दोनों विधि निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि अगर दोनों के बीच टकराव होता है तो केंद्रीय विधि को, संसद द्वारा पारित विधि को प्राथमिकता दी जाएगी, उसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। पुनः हम देखते हैं कि राज्यों के संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल के पद का प्रावधान है और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं। आमतौर पर राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को ये जिम्मेदारी दी जाती है या फिर प्रशासन, न्यायपालिका और सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े हुए वैसे लोगों को जिनकी केंद्र के सत्तारूढ़ दल के साथ नजदीकी होती है। और प्रांतों को विशेष रूप से जब केंद्र और प्रांत में अलग अलग दल की सरकार हो, यह शिकायत रहती है कि राज्यपाल केंद्र में जिस दल का शासन है उसकी कठपुतली के रूप में शासन व्यवस्था को प्रभावित करने का काम करते हैं, संवैधानिक भूमिका से इतर चले जाते हैं। इससे राज्य में अगर जो दल है और जो केंद्र से अलग है उसे खास तौर से परेशानी होने लगती है। कई बार क्या होता है कि संविधान के एक प्रावधान के अनुसार राज्य द्वारा कोई एक ऐसा विधेयक पारित किया गया है जिसे राज्यपाल ये मानते हैं कि वह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। खासतौर पे
पूरे देश के अन्य भागों के लोगों के वित्तीय अधिकार का अतिक्रमण करता है या केंद्र के अधिकार को चुनौती देता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत उस विधेयक को वो मंजूरी देने से इनकार कर देते हैं और उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज देते हैं, अर्थात उस पर निर्णय केंद्रीय सरकार के मंतव्य के अनुसार लेने का प्रावधान है। एक और संविधान की धारा है आर्टिकल 288। तो आर्टिकल 288 क्या है? आर्टिकल 288 का प्रावधान ये है कि किसी राज्य की सीमा के अंतर्गत अगर केंद्र सरकार का कोई आपको जैसे जल संग्रहण हेतु बांध बनाया गया है और वो बांध केंद्र सरकार के अधीन है, विद्युत का उत्पादन करने का संयंत्र है या उसके वितरण का संयंत्र है, तो राज्य सरकार उसके ऊपर किसी भी प्रकार का करारोपण नहीं कर सकती है। संविधान की एक और धारा है 256। संविधान की धारा 256 राज्य की विधायिका शक्ति को इस प्रकार से प्रयोग करने का आदेश देती है कि वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों और संसद की विधायिका शक्ति का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण न करे। अनुच्छेद 256 के बाद अनुच्छेद 257 है और अनुच्छेद 257 यह प्रावधान करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के बीच में संघर्ष नहीं हो सकता, अर्थात केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के अनुरूप ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति को कार्य करना पड़ेगा, दोनों के बीच में संघर्ष नहीं हो सकता। राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक और तत्व रहता है संवैधानिक तत्व, वो अनुच्छेद 258 का एक प्रावधान है जिसके तहत केंद्रीय कार्यपालिका को अधिकार है कि वह अपने सुरक्षा बलों की तैनाती राज्यों में कर सकती है, उनका आधार, उनका बेस स्टेशन बना सकती है। अब इसमें दो बातें हैं। सेना, भारत की थल सेना, जल सेना और वायुसेना, स्वाभाविक सी बात है कि भूमि राज्यों के अधिकार में होता है, तो उनका बेस स्टेशन, उनके कैंटोनमेंट्स, उनके रेजिमेंटल सेंटर्स, उनके हेडक्वार्टर्स राज्यों की भूमि पर ही बनेंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन सेना स्थानीय मामलों से बिल्कुल अलग रहती है, सेना की बात अलग है। केंद्र सरकार के पास विशाल पुलिस बल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सीमा सुरक्षा बल है, औद्योगिक सुरक्षा बल है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सशस्त्र सीमा बल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ये सभी जो हैं कई बार इनकी तैनाती पूर्व काल में विवाद का कारण बनी है, जब केंद्र सरकार ने बिना राज्य की अनुमति के उनके राज्य में केंद्रीय बलों को भेज दिया, तो राज्यों की राजनीति को यह प्रभावित करने वाला तत्व रहा है। राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक और जो तत्व है वो है अनुच्छेद 262 का प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 262 केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह बहुराज्यीय नदियों या अंतरराज्यीय नदियों, अर्थात एक ऐसी नदी जो एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है, उनके जल के प्रबंधन, उनके जल के प्रयोग, उनके जल के बंटवारे के संबंध में अंतिम अधिकार केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। और इस संबंध में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, राज्यों के बीच आपस में झगड़े होते हैं, केंद्र राज्य के बीच झगड़ा होता है। जिस राज्य को लगता है कि उसे कम हिस्सा मिल रहा है, वो अक्सर इस बात का शोर मचाता है कि राज्य के साथ पक्षपात हो रहा है और केंद्र जो है किसी और का पक्ष ले रहा है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक के बीच कावेरी का मुद्दा या सतलुज
नहर के मामले पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बीच का विवाद, ये इसके उदाहरण हैं। हम लोग देखते हैं कि संविधान में एक और प्रावधान है, अनुच्छेद 263। तो उसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यों की अक्सर मांग होती है कि अंतर्राज्यीय परिषद में किसी भी मामले को लाया जाए, और चूंकि उसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं तो उन्हें लगता है कि वहां पर वो अपनी बात बेहतर ढंग से रख सकते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद में मुख्यमंत्रियों की समिति भी होती है जो विभिन्न मामलों पर अपने सिफारिशें करती है, और राज्यों की अक्सर यह शिकायत होती है कि अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिशों को केंद्र नजरअंदाज करती है। तो ये कुछ वो तत्व थे जो राज्यों की राजनीति को प्रभावित करते हैं, और ये तत्व संविधान जनित है, अर्थात संविधान से निकले हैं। एक और चीज है अनुच्छेद 356। केंद्र सरकार को अधिकार है कि अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो केंद्र सरकार उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को निलंबित कर सकता है, नए विधानसभा भंग करने की स्थिति में नए चुनाव करवा सकता है, या उस वहाँ की स्थानीय जो राज्य सरकार है उसे अनुच्छेद 356 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है कि उस राज्य का शासन केंद्रीय सरकार के पास चला गया। तो पूर्व काल में विपक्ष कमजोर था, कांग्रेस पार्टी की लगभग पूरे देश में प्रधानता थी, अधिकांश राज्यों में भी और केंद्र सरकार में तो थी ही, और वो बड़ी आसानी से अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके दूसरे दलों की प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर दिया करते थे। तो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग राज्यों को अपने अधिकारों पर कुठाराघात प्रतीत होता था। तो अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का मामला भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व रहा है। इस शिकायत और अन्य शिकायतों को लेकर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर अपने सुझाव देना था। 1988 में सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे और केंद्र सरकार ने इसके अधिकांश सुझावों को मान लिया। फिर भी सिद्धांत रूप में अगर हम लोग छोड़ दें तो व्यावहारिक रूप में केंद्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकारों को अस्थिर करने का काम जारी रखा, जो कि सरकारी आयोग की सिफारिशों के विपरीत बात थी, उसकी भावना के विपरीत बात थी। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग जारी रहा। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। यह निर्णय एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला कहलाता है। बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार को राजीव गांधी की सरकार ने बर्खास्त कर दिया था अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 356 को खारिज तो नहीं किया, लेकिन इसके प्रयोग के ऊपर कठोर शर्तें लगा दी, और जिसके बाद धीरे धीरे अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम होता चला गया। और केंद्र में जिस दल की सरकार होती थी, पहले तो गठबंधन की सरकार थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पूर्ण बहुमत के साथ बनी तो उसके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, और ये प्रावधान है कि आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर
संसद के दोनों सदनों से उसे पास करवाना होता है। तो अब यह दुरुपयोग लगभग रुक सा गया है। राज्यों की राजनीति में इसके अतिरिक्त भाषा का मुद्दा है। हिंदी भाषी राज्यों को छोड़ दें तो सभी राज्य अपनी अपनी भाषाओं को हिंदी के मुकाबले ऊपर का दर्जा देना चाहते हैं, जबकि हिंदी भाषी राज्यों में भी जो स्थानीय स्तर पर भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनके बारे में, उनके महत्व के बारे में स्थानीय दलों के बीच राजनीति चलती है। जैसे हम देखें उत्तर प्रदेश में अवधी और भोजपुरी को उचित स्थान मिले, ब्रज भाषा को उचित स्थान मिले, इस बात के लिए संघर्ष चलता है। बिहार को अगर हम लोग देखें तो वहाँ मिथिला के लोगों ने संघर्ष करके अपनी मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवा लिया, लेकिन मैथिली से लगभग 4 गुनी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को वैसा कोई संवैधानिक संरक्षण और अधिकार हासिल नहीं हो पाया। बज्जिका भाषी, अंगिका भाषी, मगही भाषी लोगों की भी यही शिकायत है। झारखंड में भी संथाली भाषा को काफ़ी संघर्ष के बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला, लेकिन मुंडारी, नागपुरी, खोरठा, कुरुख, इस भाषा से जुड़े हुए लोग और इनके क्षेत्रों में काम करने वाले राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि इन भाषाओं को भी वैसा ही संवैधानिक दर्जा मिले और सरकारी कामकाज में उनका वैसा ही इस्तेमाल हो। राज्यों की राजनीति का एक अन्य आधार क्षेत्रीय विषमता होती है। अच्छी बात है जब क्षेत्रीय विषमता की बात उठती है, क्योंकि इसके माध्यम से उन क्षेत्रों के ऊपर ध्यान जाता है जहाँ पे विकास की रोशनी अभी ठीक ढंग से नहीं पहुँची है। तो ये एक सार्थक बात होती है, क्योंकि विकास से स्थानीय स्तर पर जो फायदा होता है वो आगे चलकर राज्य की समृद्धि में और अंत में राष्ट्र की समृद्धि में तब्दील हो जाता है। आज के तिथि में राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक अन्य मुद्दा है उनके क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला निवेश। प्रायः पिछड़े राज्यों को शिकायत है कि राज्य का उनके प्रांत में बहुत कम निवेश है, जिसके कारण उनके विकास पर असर पड़ा है। इसके अलावा राज्यों के अंदर जो विभिन्न जातीय समूह हैं, वो जातीय समूह पहचान की राजनीति करते हैं। जिनके कभी विधायक नहीं बने, उनकी मांग होती है कि प्रमुख राजनीतिक दल उनको राज्य विधायिका में स्थान दें, फिर केंद्रीय विधायिका में उनके सदस्य चुनकर जाएं, राज्य और केंद्र के मंत्रिमंडल में स्थान मिले, अर्थात सत्ता में साझेदारी हो, सबों को सम्मान प्राप्त हो। तो ये पहचान की राजनीति भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व है। आज की तिथि में महिलाओं की राजनीति में सहभागिता भी राज्यों की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा है। संसद और राज्य विधायिका में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का विधेयक लगभग 3 दशकों से लंबित है। जब चुनाव आने वाला होता है तो सभी राजनीतिक दल एक सुर में बात करते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होना चाहिए, लेकिन जब मौका आता है तो इस विधेयक की पैरवी करने वाले यही दल पीछे हट जाते हैं, क्योंकि पुरुष सदस्यों को लगता है कि उनकी अपनी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट खतरे में आ जाएगी। आजकल केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIM, IIT, एम्स जैसे संस्थान की मांग प्रत्येक राज्य द्वारा की जाती है। जो बड़े राज्य हैं वो अपने यहाँ एक से ज़्यादा संस्थान चाहते हैं, छोटे राज्य अपने यहाँ कम से कम ऐसे एकाध संस्थान चाहते हैं, और ये एक बहुत अच्छी मांग है और इसका हमेशा स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इससे वह राज्य बढ़ेगा और अंततोगत्वा हमारा देश बढ़ेगा। तो आज के इस
वीडियो में हम लोगों ने राज्यों की राजनीति के राजनीतिक आधार पर चर्चा की, कुछ उन तत्वों की चर्चा की जो संविधान जनित है, और फिर हमने उन तत्वों की चर्चा की जो विकास से संबंधित हैं, सहभागिता से संबंधित हैं, आवश्यकता से संबंधित है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आपसे आग्रह है कि अपने घर में रहें, सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि आप कोरोना से संक्रमित ना हो। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी विशिष्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को विदा। आपका दिन शुभ हो।